नमस्कार। एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड को अगर हम नॉर्मली देखें तो उत्तराखंड को मेजरली दो भागों में बांटा जाता है। दो तरह से हम दो खंडों में इसके सेक्शन को पढ़ते हैं। एक उत्तराखंड का इतिहास का सेक्शन और दूसरा जो भाग है इसका वो है इसका भूगोल और संस्कृति। तो आज जिस विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे वो उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित। उत्तराखंड के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, क्या उत्तराखंड का इतिहास रहा था, कहां से उसकी शुरुआत हुई, क्या उसकी जानकारी के स्रोत है, इन्हीं सारे तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो कैसे उसको बांटा गया है। तो मेजरली उत्तराखंड के इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। एक जो भाग है इसका वो सेक्शन है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग का मतलब होता है पहले का इतिहास, यानी जहां से इतिहास की शुरुआत हुई, जानकारी मिलनी प्रारंभ हुई थी, उससे पहले की जो घटना थी राज्य के अंतर्गत, उत्तराखंड के क्षेत्र के अंतर्गत, उसी से संबंधित इतिहास को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा इसका जो सेक्शन है वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। तो आज प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित जो घटनाएं हैं उन्हीं से संबंधित हम चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले थोड़ा जो प्राग ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है, इसके इतिहास को कितने सब खंडों में बांटा गया है, इसके कितने उपखंड हैं, उन पर भी थोड़ा उनकी विषय वस्तु को समझ लेते हैं और फिर प्राग ऐतिहासिक काल का जो पृष्ठभूमि है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेजरली अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल को देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल को तीन खंडों में बांटते हैं। दो खंड वो हैं जहां से हमें उत्तराखंड की जो शुरुआती जो निवास की जो परंपरा थी उसके संबंध में हमें विवरण मिलता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तथ्य है इसका जो जानकारी के जो स्रोत हैं दो प्रकार से, एक है आपका साहित्यिक स्रोत और जानकारी के दूसरा जो स्रोत है वो है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत तो मेजरली प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इन्हीं दोनों तथ्यों को लेते हैं। इसका एक और सेक्शन इसमें हम पढ़ते हैं और वो है उत्तराखंड के आदिनिवासी। आदिनिवासी का मतलब होता है प्राचीन कालीन जो निवासी थे राज्य के अंतर्गत उनसे संबंधित। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें, आदिनिवासी की जो परंपरा है यहीं से ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है और ऐतिहासिक काल का जो प्रारंभिक प्रारूप रहा वो आदिनिवासियों से प्रारंभ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल का अंत और ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत की जो बीच की कड़ी है वो है आपके आदिनिवासियों से, जहां से हमें जानकारी मिलती है कि ऐतिहासिक काल का एक व्यवस्थित प्रारूप जो है वो यहां से शुरू होता है। इसी प्रकार अगर हम ऐतिहासिक काल को अगर देखें तो ऐतिहासिक काल को तीन भागों में इसको भी बांटा जाता है। ऐतिहासिक काल वो काल है जहां से एक राज व्यवस्था की शुरुआत होती है, राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ हो और उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ऐतिहासिक काल को अगर हम देखें तो इसको भी तीन भागों में बांटा जाता है। एक है आपका उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, दूसरा उपखंड है इसका मध्यकालीन इतिहास, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत तीसरा जो उपखंड आता आपका वो है उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास। ये इसके सबखंड हैं ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। प्राचीन इतिहास की भी एक समयावधि है, वो
इसके अंतर्गत आएगी। मध्यकालीन इतिहास कहाँ से शुरुआत हुई, वो मध्यकालीन इतिहास। और आधुनिक इतिहास की जो एक विषय वस्तु है वो कहाँ से प्रारंभ हुई, उसको हम आधुनिक इतिहास के सबखंड में पढ़ते हैं। अगर प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, और इस प्राचीन इतिहास को जो हम पढ़ते हैं, जहां से राज्य में राजनीति की शुरुआत होती है, वहां से हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं। और जो जानकारी इतिहास से हमें प्राप्त होती है, तो उस तथ्य से ये आभास होता है कि राज्य में जो राजनीति की शुरुआत हुई थी, वो जिस राजवंश से मानी जाती है वो है आपका कुलिंद राजवंश। तो यानी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत हुई वो आपकी कुलिंद राजवंश से होती है। और कुलिंद राजवंश से लेकर के और कार्तिकेयपुर राजवंश, कुलिंद से लेकर के और कार्तिकेयपुर राजवंश तक का जो इतिहास आता है वो हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर कुलिंद राजवंश के बारे में बात करें तो इसकी भी जानकारी के जो स्रोत हैं वो कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं और कुछ अभिलेख जो मिलते हैं, उन्हीं अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है। वास्तविक जानकारी इसकी भी प्राप्त नहीं है, फिर भी कुछ साक्ष्य जो हैं जिन पर इसके इतिहास को निरूपित किया गया। वास्तविक जानकारी अगर हम देखें तो कार्तिकेयपुर से शुरू होती है और इसी कारण हम कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश भी मानते हैं। यानी राजनीति की जो वास्तविक रूप से जो शुरुआत होती है वो कार्तिकेयपुर राजवंश से हुई। और अगर हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझें कि एक परिवर्तन कैसे आता है, इतिहास में कैसे परिवर्तन होता है, वो इसी कड़ी में समझ में आएगा। जब हम कुलिंद राजवंश से आगे चलेंगे, कुलिंदों के बाद जब कुलिंदों का शासन समाप्त हुआ तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे राजवंशों का शासन प्रारंभ हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि कुलिंद राजवंश के समय सत्ता केंद्रीकृत थी। जहां पावर एक के पास होती है उसको केंद्रीकृत कहा जाता है। तो उस समय कुलिंद के पास जब सत्ता थी तो पूरे राज्य पर लगभग कुलिंदों का अधिकार था और बाकी छोटे छोटे जो सामंती राजा थे वो इनके अधीन शासन करते थे। कुलिंद राजवंश का जैसे ही अंत माना जाता है कि पहली सदी के आसपास कुलिंद राजवंश का अंत हुआ और यहीं से शुरुआत होती है सत्ता के विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड, जहां से पावर अलग अलग हाथों में चली जाती है और वो यहां से कुछ समय तक लगभग 500 और 600 सालों के दरमियान ये सत्ता विकेंद्रीकृत रही और उसके बाद पुनः जो है जो केंद्रीकरण के रूप में सत्ता को स्थापित करने का एक बार दोबारा शुरुआत हुई। और ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश से जो पहले एक राजवंश माना जाता है कि ये राज्य में पौरव राजवंश ने भी शासन किया था। पौरव राजवंश के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं प्राप्त होती है, कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ उस समय के जो यात्री थे या कुछ साहित्य के जो ग्रंथ हैं उन्हीं से हमें पौरव वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ अभिलेख और सिक्के भी उनको जो है प्रमाणित करते हैं जिनसे हमने पौरव के राजवंश का इतिहास वो माना जाता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो शुरुआत होती है वो पौरव राजवंश के अंत से मानी जाती है और यहीं से वास्तविक रूप से राजवंशों की शुरुआत हुई। राजनीति का वास्तविक रूप से जो प्रारूप हमें स्पष्ट होता है वो कार्तिकेयपुर राजवंश से होता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि पौरव राजवंश का अंत कैसे हुआ, कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय कैसे हुआ। जब इस तथ्य पर हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम इस विषय पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। आते हैं मध्यकालीन इतिहास, जहां से कार्तिकेयपुर राजवंश का समापन हुआ। लगभग 700 ईस्वी के आसपास कार्तिकेयपुर राजवंश का माना जाता है कि कुछ समय तक इन्होंने शासन किया और 700 ईस्वी के आसपास इनकी सत्ता विखंडित होने लगी थी। यानी जब राज सत्ता में अयोग्य शासक शासन करते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता का विखंडन होना प्रारंभ हो जाता है और इसी प्रकार लगभग 700 ईस्वी के आसपास कार्तिकेयपुर राजवंश का पतन प्रारंभ हुआ और कार्तिकेयपुर राजवंश के पतन पर यहाँ पर उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों पर 2 शक्तियों का शासन प्रारंभ होता है। मध्यकालीन इतिहास में अगर हम कुमाऊं के अंतर्गत देखें तो चंद राजवंश की शुरुआत होती है और गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो गढ़वाल में एक राजवंश का उदय हुआ जिसे कहा जाता है पवार राजवंश। कुमाऊं के अंतर्गत शासन करने वाला चंद राजवंश और गढ़वाल के अंतर्गत शासन करने वाला पवार राजवंश। दोनों की अगर हम जो है
जो इतिहास की शुरुआत देखें तो लगभग समान समय पर दोनों राजवंशों का उदय होता है। चंद राजवंशों के इतिहास के संबंध में कई तथ्य हैं, अलग अलग विचार इतिहासकारों के, जिनमें बीडी पांडे ने अपना तथ्य दिया हुआ है, एटकिंसन कुछ अलग विचार रखते हैं, और इसी प्रकार एक और इतिहासकार अजय सिंह रावत, उनका अलग विचार है। परंतु अगर हम चंद राजवंश के इतिहास को पढ़ें और उसको समझें तो उसमें बीडी पांडे के द्वारा जो लिखा गया इतिहास है, कुमाऊं का इतिहास, वो थोड़ा ऑथेंटिसिटी की ओर ज्यादा प्रमाणित होता है। इसी कारण हम चंद राजवंश के उदय को लगभग अगर हम देखें तो 700 ईस्वी के आसपास मानते हैं, जो बीडी पांडे का प्रामाणिक तथ्य है कि 700 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना हुई, तो यहीं से हम चंद राजवंश की शुरुआत हुई। और इसी परिप्रेक्ष्य में पवार राजवंश को देखें तो पवार राजवंश का उदय 888 ईस्वी में होता है, जो कनकपाल से होता है। तो लगभग 100 सालों का जो एक डिफरेंस है इतिहास में, आंकड़ों में जो है भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि स्पष्ट आंकड़े कहीं से प्राप्त नहीं हो पाते, तो इसी कारण आंकड़ों में कुछ अंतर आ जाता है। लेकिन संभवतः हम कह सकते हैं कि दोनों राजवंशों का जो उदय है वो एक ही समय पर हुआ। जैसे ही मध्यकालीन इतिहास का अंत होता है, और मध्यकालीन इतिहास का जो अंत होता है वो गोरखाओं के शासन से होता है। यानी गोरखाओं ने जब उत्तराखंड के इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और अपनी सत्ताएं स्थापित की, तो उसी सत्ता के उपरांत गढ़वाल के अंतर्गत चंद राजवंश और पवार राजवंश की जो सत्ता है वो विखंडित होने लगी। तो चंद राजवंश का इतिहास अगर हम देखें तो 700 ईस्वी से लेकर के और 1790 ईस्वी तक जो शासन कुमाऊं के अंतर्गत माना जाता है वो चंद राजवंश का, और पवार राजवंश का अगर हम गढ़वाल के अंतर्गत शासन देखें तो 888 ईस्वी से लेकर के और 1804 पवार राजवंश की जो राजधानी समय समय पर लगातार परिवर्तित होती रही, और अंत जो राजधानी इनकी गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत हम कहें गोरखा शासन से पहले तो वो श्रीनगर के अंतर्गत थी, और श्रीनगर में 1804 के बाद गोरखाओं की सत्ताएं यहाँ पर भी स्थापित हो गई थी। यानी गोरखाओं ने जब कुमाऊं क्षेत्र पर सर्वप्रथम आक्रमण किया 1790 में, अपनी सत्ता को स्थापित किया, उसके बाद गढ़वाल पर भी उन्होंने लगातार आक्रमण करते रहे, लेकिन अंततः 1804 में सत्ता उनके पास चली जाती है। यानी यहाँ से शुरुआत होती है गोरखाओं के शासन की, और गोरखा शासन की शुरुआत से ही हम आधुनिक इतिहास को मानते हैं। यानी उत्तराखंड का जो आधुनिक इतिहास जो प्रारंभ होता है वो गोरखा शासन से होता है। थोड़ा आधुनिक इतिहास का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्मेटिंग है कि आधुनिक इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से सब टाइटल्स आपके होंगे, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, फिर प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। तो विदित है कि आधुनिक इतिहास की जो शुरुआत हुई वो गोरखा शासन से हुई। तो आधुनिक इतिहास को हम पहलू लेके चले तो गोरखा शासन सबसे पहले आएगा। एक टॉपिक इसमें बनेगा गोरखा शासन। गोरखा शासन की जो शुरुआत उत्तराखंड के अंतर्गत जो उसकी नींव पड़ी वो पड़ी 1790 में, और 1790 से लेकर के और 1815 तक, यानी जब तक अंग्रेजों ने आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने अधीन नहीं कर लिया, तब तक गोरखाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया। उनके शासन की पृष्ठभूमि, उनके शासन के बारे में हम गोरखा शासन का एक अलग टॉपिक उस पर चर्चा करेंगे। जैसे ही अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ, गोरखाओं की शक्ति का पतन हुआ, फिर यहाँ पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं ब्रिटिश शासन, या इसको ये भी कह सकते हैं ब्रिटिशों के अधीन उत्तराखंड का प्रशासन, यानी जब ब्रिटिश के हाथों में सत्ता स्थापित हो जाती है। और इसकी शुरुआत हुई 1815 से, और ये लगभग आजादी तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ 1947 तक, यहाँ पर कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में ब्रिटिश सत्ता वो स्थापित रही। इस पर भी जो एक प्रॉपर टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम आगे इन पर चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि आपका इतिहास का जो एक डायग्राम है वो क्या है और क्या क्या आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। जो विद्यार्थी शुरुआत कर रहे हैं इतिहास की, तो उनके लिए ये फॉर्मेट है, और जो पढ़ चुके हैं एक बार तो उनके लिए एक रिवीजन कॉन्सेप्ट के रूप में ये काम करेगा, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि इतिहास के अंतर्गत क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश शासन के बाद, ब्रिटिश शासन के समानांतर ही
जब अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ, ब्रिटिश ने अपनी सत्ता स्थापित जब राज्य के अंतर्गत की, तो 1815 में ही उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करके, और उस समय तक क्योंकि गढ़वाल का राजा जिन्होंने ब्रिटिश को आमंत्रित किया था गढ़वाल पर आक्रमण के लिए, गोरखाओं को पराजित करने के लिए, तो उस समय तक क्योंकि प्रद्युमन शाह जो अंतिम राजा थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनके बेटे सुदर्शन शाह ने जो है अंग्रेजों को आमंत्रित करके ब्रिटिश सत्ता ने अपने जो है प्रभाव को स्थापित किया। एक क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन चला गया, वो कहलाया ब्रिटिश कमिश्नरी का क्षेत्र, और एक अतिरिक्त क्षेत्र पर पवार राजवंश की जो आगे की जो वंशावली है वो शासन करने लगी, और इसको पढ़ते हम टिहरी रियासत के अंदर। यानी एक टॉपिक इसमें आपका टिहरी रियासत का भी आएगा, और टिहरी रियासत की शुरुआत होती है वही 1815 में, जब गढ़वाल के अंतर्गत ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, गढ़वाल और कुमाऊं के भूभाग पे, और एक क्षेत्र जो है जो लगभग उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था वो टिहरी के अंतर्गत टिहरी रियासत के रूप में स्थापित हुआ। और ये भी 1815 से लेकर के और 1949 तक, यानी 1949, जब तक टिहरी रियासत को रियासती शासन से समाप्त करके और इसको उत्तर प्रदेश के अधीन एक जिले के रूप में स्थापित नहीं किया गया, तब तक रजवाड़ा शासन यहाँ पे रहा, राजाओं के अधीन टिहरी की रियासत उछलती रही। इसके बाद जब भारत आजाद हो चुका था, तो आजादी के बाद अब राज्य को पृथक राज्य बनाने के लिए जो है मांग उठने लगी, क्योंकि उत्तराखंड का जो ये क्षेत्र उस समय था वो उत्तर प्रदेश के अधीन आता था। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, पूरे देश की भांति राज्य के अंतर्गत भी स्वतंत्रता आंदोलन की एक अहम भूमिका उसमें रही है। उसके इतिहास को हम जो है उस टॉपिक पे पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत दो टॉपिक और आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, और एक अंतिम सेक्शन इसमें राज्य निर्माण आंदोलन, राज्य निर्माण आंदोलन। ये आधुनिक इतिहास के एक पहलू हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका क्या रही थी उस पर हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे, और सेम उसी प्रकार से राज्य निर्माण आंदोलन कब कब कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, राज्यों के निर्माण के लिए कहां से उसकी शुरुआत हुई थी, इस पर चर्चा करेंगे हम राज्य निर्माण आंदोलन के टॉपिक के अंतर्गत। तो जो ये पूरा अगर आप उत्तराखंड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, उत्तराखंड का पूरा जो फॉर्मेट है यही आपका इतिहास का सेक्शन है। इसके बाद जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल। एक एक टॉपिक्स आपके सभी सेक्शन पर बनेंगे, चाहे वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कोडेन से कार्तिकेय राजवंश, एक टॉपिक यहाँ पर आपका तैयार होगा, गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। इसको हम जो है समय समय पर अलग अलग टॉपिक के माध्यम से अलग अलग खंडों में इनकी लेक्चर्स को हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। आज ये फॉर्मेट है जिस पर आपको स्टडी करनी है, इसी के तहत हम क्लासों को आगे संचालित करेंगे। और अगला जो वीडियो आपको होगा सबसे पहले उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।